नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी कहानी है मालती जोशी द्वारा लिखित एक लघु कथा। कहानी का नाम है छोटा सा मन बड़ा सा दुख। एक घटना ने बालक के कोमल मन पर कितना बड़ा आघात किया और उसे विद्रोही बना दिया। लेखिका ने किस तरह से उस बालक के मन पर मरहम लगाया, ये संवेदनशील कहानी है छोटा सा मन बड़ा सा दुख। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। दरवाजा खोलते हुए देखा गौरी अकेली नहीं है, साथ में चिन्मय का एक छोटा दोस्त भी है, छिले हुए घुटने धूल सने कपड़ों के साथ। हाय राम, गिर गए थे क्या कहीं? जी, उसने शांति से कहा। मैं उसका हाथ पकड़कर गुसलखाने में ले गई, हाथ मुंह धुलवाया, घुटनों को गीले कपड़े से पोंछकर उस पर डिटॉल से भीगी पट्टी बांधी, तौलिया लेकर आई और देखा गौरी चाय बनाकर ले आई है। इन लड़कियों का यही तो हाल है, अपनी मर्जी से जितना चाहे काम कर लेंगी, पर स्कूल से लौटते ही मैं जरा सा कुछ कह दूं तो तिनक जाती है। आज तो अम्मा के बड़े भाग्य, मैंने चाय का कप लेते हुए कहा। क्यों, मैं क्या बनाती नहीं कभी? उसने भी मुंह फुलाकर उत्तर दिया। फिर अपने नन्हे मेहमान के पास बैठकर बोली, लो गोगी मास्टर, चाय पियो। अच्छा, तो आप गोगी जी हैं? यह क्या नाम हुआ भाई? जी, मेरा नाम तो योगेश है, बस सब लोग गोगी गोगी कहते हैं। प्यार का नाम होगा। अच्छा गोगी बेटे, शाम को अस्पताल जरूर चले जाना। अच्छा, घर पर तो मेरे से यहाँ डेटॉल के सिवाय कुछ था भी नहीं। अम्मा, तुम भी कमाल करती हो। गोगी भला क्यों अस्पताल जाने लगा? उसके तो मम्मी पापा दोनों ही डॉक्टर हैं। सच तो, अब याद आया, गोगी सड़क के उस पार नीले जंगले वाले डॉक्टर साहब का लड़का है। चिन्मय के दोस्तों में सबसे छोटा था, कपड़े भी अक्सर उसके अच्छे ही होते थे। इसी से एक बार कुतूहलवश पूछ बैठी थी, तब चिन्मय कितनी ही कहानियां सुना गया था। मम्मी पापा दोनों डॉक्टर हैं, दोनों की अलग अलग गाड़ियां हैं। गोगी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है, उसे सुबह पापा की गाड़ी छोड़ने जाती है, शाम को मम्मी की गाड़ी लेने जाती है। अच्छा आंटी, मैं चलूं? उसने उठते हुए कहा। अच्छा बेटा, चिन्मय के आने में तो अभी 2 घंटे हैं, तुम्हारी शायद जल्दी छुट्टी हो गई है क्या? जी। गोगी, तुम अभी कहीं नहीं जाओगे, चिन्नू आएगा तो उसके साथ चले जाना। गौरी की इस आवाज पर वह दरवाजे के पास जाकर ठिठक गया। अरे गौरी, जाने देना, घर पर लोग परेशान होंगे उसके। उन्हें मालूम थोड़ी है कि इसकी जल्दी छुट्टी हो गई है, नहीं तो गाड़ी ना भेजते, गौरी ने कहा। और यहाँ बैठे बैठे बोर भी तो होगा। नहीं अम्मा, नहीं होगा, तुम कुछ समझती तो हो नहीं। मैं चुप हो गई, पर वह गोगी बेचारा पशुपेश में पड़ गया। फिर धीरे से बोला, दीदी डरती है। डरने की क्या बात है, सड़क के पार ही तो बंगला है। तुम नहीं जानती अम्मा। और वह चुप हो गई। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और चुप ही रहे। मुझे कुछ शक सा हुआ। गोगी को पास बिठाकर दुलरा कर पूछा, बेटे सच सच बताओ तो, दीदी क्यों डरती है? बच्चा ही तो था, ज्यादा जोर देने की जरूरत ही ना पड़ी, उसने खुद ब खुद सब उगल दिया। हुआ यूं कि गौरी कॉलेज से लौट रही थी। दोपहर में इस ओर की सड़क सुनसान हो जाती है। आज खन्ना साहब की नमिता भी उसके साथ थी नहीं। एक लड़का लगातार उसके पीछे चल रहा था, सीटियां बजाता हुआ, साइकिल के करतब दिखाता हुआ। गौरी बेचारी जल्दी जल्दी कदम नाप रही थी। संयोग से गोगी का स्कूल जल्दी छूट गया था और स्कूल बस से उसे और लड़कों के साथ स्टॉप पर छोड़कर चली गई थी। पीछे से आते हुए गोगी ने यह नाटक देखा और झपट कर साइकिल के हैंडल पकड़कर खड़ा हो गया था। साइकिल सवार पहले तो हक्का बक्का रह गया था, फिर गोगी को परे धकेल कर 9-2-11 हो गया था। दीदी सोचती है कि वह मुझे मारने के लिए कहीं छिपकर खड़ा होगा, पर मैं डरता थोड़े हूँ। अभी बस्ते से कैसी लगाई थी उसे, ढिशम ढिशम, और उसने अपना बस्ता हवा में उछाल दिया। एकाएक इतना प्यार आ गया उस छोटे से लड़के पर कि मैंने उसे खींचकर छाती से लगा लिया, लगा जैसे मेरा चिन्नू ही है।
नहीं तो क्यों अपनी दीदी के लिए इतनी जोखिम उठाता। शाम को चिन्मय स्कूल से लौटा, तभी मैं उसे घर भेज सकी थी। गोगी पहले भी घर आता रहा होगा, पर तब वह चिन्मय के अनगिनत दोस्तों में से एक था। इस घटना के बाद वह जैसे इस घर का ही एक सदस्य हो गया। वह अक्सर आता है। चिन्मय नहीं भी होता तो दीदी के पास बैठकर अपने स्कूल की दोस्तों की बातें सुनाता रहता। दीदी न मिले तो मुझसे ही गप्पे लड़ाता रहता। मैं अगर विशेष कोई काम करती मिलती तो छोटे छोटे प्रश्नों की झड़ी लगा देता। कई बार वह आता तो बच्चे खाना खा रहे होते। अगर कोई अच्छी चीज बनी होती तो मैं कहती, गोगी आलू का पराठा खाओगे, या टमाटर की चटनी बनाई है, चखोगे। कभी खीर, कभी मीठा दलिया, या पुलाव ही सही। मेरी समझ में जो भी चीज घर में अच्छी बनती मैं उसे जरूर देती। वह एक शर्मीली मुस्कान से के साथ प्लेट ले लेता, और जब वह खाता तो मुझे बड़ी तृप्ति होती। चिन्मय अक्सर झुंझला जाता, अम्मा उसे खाने वाने के लिए मत कहा करो। क्यों रे? वे लोग इतने बड़े आदमी हैं, हमारे यहाँ का खाना। और वह चुप हो जाता, पर उसका यह चुप हो जाना भी बहुत कुछ कह जाता। व्यथित स्वर में मैं कहती, मैं कोई बुलाने तो जाती नहीं। घर में आता है तो बच्चा समझकर हाथ पर कुछ रख देती हूँ। बस इतना सीधा लड़का है, वो तो कभी कुछ नहीं कहता। यह सब तुम्हारे ही मन की खुराफाते हैं। एक दिन चिन्मय अपनी दीदी से कह रहा था, अम्मा तो कुछ समझती नहीं है, उनका हमारा क्या मेल है। पता है, गोगी की आया भी अम्मा से साफ कपड़े पहनती है। मुझे बहुत बुरा लगा था सुनकर। मुझे ही नहीं, गौरी को भी गुस्सा आया था। उसने डांटा, तू अम्मा की उस आया से बराबरी करने चला है? पता है वह लड़का यहाँ क्यों आता है? उसके घर पर है सिर्फ नौकरों की पलटन। अम्मा की तरह उसकी मम्मी उसे गरम फुलके सेक कर नहीं खिलाती। बस सुबह स्कूल जाता है तब उसकी मम्मी नर्सिंग होम में होती है, लौटता है तब वह अपनी डिस्पेंसरी होम में होती है। गोगी से उसकी मुलाकात सिर्फ रात को ही हो पाती है। शायद इसीलिए उसे अपने बंगले की बनिस्बत हमारा यह झोपड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। गौरी ने झोपड़े पर ज़्यादा जोर दिया था, शायद चिन्मय को चिढ़ाने के लिए। वैसे गौरी ने गलत नहीं कहा था। कई बार मैं कहती, बेटे अब घर जाओ, मम्मी राह देखेंगी। वह भोला सा मुंह बनाकर कहता, मम्मी घर पर कहाँ है। आया वाली बात बहुत चुभ हुई थी मेरे मन में, और एक दिन उसे देखने का मौका भी मिल गया। उन दिनों काफी ठंड थी, अगहन का महीना, और बूंदाबांदी भी हो रही थी। मैंने बच्चों को बाहर जाने नहीं दिया था। घर ही में कागज के फूल बनाने का कारखाना खुल गया था। मैं बरामदे में बैठी चावल बीन रही थी कि सफेद बुर्राक कपड़े पहने एक सांवली सी औरत दरवाजे में दाखिल हुई। आइए ना, मैंने स्वागत करते हुए कहा। गोगी बाबा इधर आया क्या? और मैं समझ गई कि यही आया है। अपने चेहरे से सारी मुस्कुराहट पोंछते हुए मैंने कहा, हाँ इधर ही है, अंदर खेल रहा है। कितना शैतानी करता है। हम जर्सी लेके पीछू पीछू दौड़ रहा है। सर्दी लग जाएगा तो मेम साहब हमारे ऊपर गुस्सा होएंगे। उसे आए तो बहुत देर हो गई, मैंने कहा, और फिर आवाज दी, गोगी बेटे इधर आओ जरा। आया आंटी, उसने आवाज दी और साथ ही दौड़ता हुआ बाहर आया। लेकिन आया को देखते ही उसका हंसता हुआ चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। तू यहाँ क्यों आई, काली कलूटी बैंगन लूटी? उसने दांत चबा कर कहा। छी बेटे, ऐसा नहीं कहते। हम खाए को आता, तुम जर्सी पहनो, अब भी घर जाने का है। बेबी हमारे वास्ते रोता आएगा। मुझे नहीं पहनना, उसने स्वेटर फेंक दिया। पहन लो बेटे, आज बहुत ठंड है, और तुम सिर्फ आधी बाह का स्वेटर पहनकर चले आए हो। मैंने पुचकारना चाहा। नहीं पहनूंगा, कह दिया ना, और वह पैर पटकता हुआ भीतर चला गया। ये साहब लोग का बच्चा है, दूसरे की बात सुनेगा नहीं, हमको गाली बकेगा, अपनी मर्जी माफिक काम करेगा। बीमार पड़ जाएगा तो साहब हमको डांटेगा। आया भुनभुना रही थी। गोगी के बात करने का ढंग तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा था। मैंने कहा, पता नहीं इसे आज क्या हो गया है, नहीं तो इतनी प्यारी प्यारी बात करता है। ये तो से ऐसा है, घर में इतना तूफान करता है, कब
गिलास प्लेट सब उठा के फेंक देगा। कभी कारपेट पे शाई ढोलने का, तो कभी टंकी में साबुन डालने का। नौकर लोग को परेशानी, मेम साहब हमको डांटता। छोटा बेबी को संभालेगा कि ये लड़का को देखेगा। कितनी बड़ी बेबी है, 1.25 साल का है। गोगी बाबा उसको भी मारने को दौड़ता, झूला में से उठा के पटक देता। हम तो बहुत डरता है, ये लड़का हमको फांसी लगाएगा एक दिन। आया के भगझक से परेशान होकर मैंने कहा, स्वेटर रख जाओ, मैं पहना दूंगी। अंदर आई तो देखा तीनों अभी खेल रहे हैं। गोगी स्वेटर पहनो तो। नहीं, हमें ठंड नहीं लगती। कोई बात नहीं, फिर भी स्वेटर तो पहनना पड़ेगा, मैंने स्वर को कड़ा करते हुए कहा। उसने चुपचाप उठकर मेरी आज्ञा का पालन किया और फिर खेलने बैठ गया। फिर बोला, कुतिया गई? गोगी, मेरे स्वर से एकदम वह सहम कर रह गया। तब मैंने नरम स्वर में कहा, ये कहाँ की भाषा सीख कर आए हो तुम? इतने अच्छे स्कूल में पढ़ते हो ना, वहाँ यही सब पढ़ाते हैं क्या? वह सफाई से देता हुआ बोला, कमल सिंह भी उसको कुतिया कहता है। कौन कमल सिंह? हमारे यहाँ खाना बनाता है, वह भी एक नंबर का। और मेरे चेहरे की ओर दृष्टि जाते ही वह चुप हो गया। इस झमेले में जमा जमाया खेल उखड़ गया था। जिनमें ताश फेंक कर उठ खड़ा हुआ। गौरी उन्हें समेटने लगी और गोगी उदास सा चेहरा लिए बैठा रहा। ताश लेने के लिए हाथ बढ़ाती हुई गौरी उसका चेहरा देखकर ठिठक गई। विषय बदलने की गरज से उसने ममता भरे स्वर में कहा, गोगी भैया, स्वेटर तो बहुत बढ़िया है, किसने बनाया? भाभी ने। पुराना है, गए साल वाला, उसने मुंह बिचका कर कहा। तो क्या हुआ, अब भी तो बिल्कुल नया नया सा लग रहा है। नीना के भी पास इतने सारे स्वेटर हैं, सब नए के नए, फिर उसके लिए क्यों नया बन रहा है? कौन बना रहा है? मम्मी कहती है तुम्हारा बाद में बनेगा, बस हम पुराने पुराने स्वेटर ही पहनेंगे। और उसने फिर एक बार स्वेटर की ओर देखकर मुंह बिचका दिया। तुम्हें स्वेटर चाहिए ना? नीना के स्वेटर से पहले बन जाएगा, बनवाओगे? गौरी ने स्नेहिल स्वर में पूछा। कौन बनाएगा? मैं बना दूंगी, मेरे पास देखो कैसे कैसे सुंदर डिजाइन है। और गौरी उसके सामने खजाना खोलकर बैठ गई। मन कैसा तो हुआ या, लड़की ने ढेर सारे नमूने इकट्ठे करके रखे, कहीं अखबारों से कटिंग करके, तो कहीं रेडियो में सुनकर, और कहीं सहेलियों से पूछकर। बस में भी किसी का अच्छा सा स्वेटर देख लेती तो फौरन घर आकर नमूना बनाकर देखती। पर बस इससे आगे कुछ हो नहीं पाता उससे। 2 साल से ऊन के भाव आसमान को छू रहे हैं। महंगाई इतनी है कि खाने के लिए तनख्वाह पूरी नहीं पड़ती है। बस पुराने स्वेटरों को खोलकर ही अपना बुनने का शौक पूरा करती रहती है। सहज ही में कही गई इस बात को गोगी भूला नहीं। दूसरे दिन मम्मी को लेकर हाजिर हो गया। मैं तो पसोपेश में पड़ गई कि इन्हें कहाँ बिठाऊं और क्या खिलाऊं। गोगी ने छूटते ही पूछा, दीदी कहाँ है? मम्मी मिलना चाहती है। मैंने गौरी को आवाज दी। उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए गोगी की मम्मी ने पूछा, आप स्वेटर बुनती है? किसी से भी आप कहलाने का गौरी का यह पहला ही अवसर था। वह शर्मा कर रह गई। कुछ नमूने दिखा सकेंगी? वह अपनी नमूनों वाली कॉपी उठा लाई। उसके बनाए 2-4 स्वेटर भी मैंने लाकर दिखाए। मेरे उत्साह का अंत नहीं था। बड़ी देर तक उलट पुलट करने के बाद उन्होंने 2 रंगों वाली एक डिजाइन पसंद की। वैसे क्या ऑन्स लेती है आप? जी, मैं तो कुछ समझ ही ना पाई, लेकिन गौरी का चेहरा तमतमा गया। अपना सारा तामझाम समेटकर वह एकदम से ही उठकर चली गई। जी, मैं रेट के बारे में पूछ रही थी, उन्होंने खुलासा किया। ओह, तभी तभी न छोकरी मुंह चढ़ाकर चली गई थी। देखिए, बिटिया किराए से स्वेटर नहीं बुनती, उसे तो अपनी पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं मिलती। घर पर भी मेरे साथ थोड़ा सा हाथ तो बटाना ही पड़ता है। वह तो गोगी को भाई की तरह चाहती है, इसीलिए उसने कहा होगा। लेकिन हर्जी क्या है, आजकल तो आम बात है। उन्होंने घर का निरीक्षण करते हुए कहा था, थोड़ी बहुत हेल्प ही हो जाती है। जी, अभी तो उसके पिताजी बैठे हैं, दाल रोटी उनके सहारे चली जाती है। मेरा स्वर अनजान ही कड़वा हो गया था। उनके जाने के बाद भी अपमान का यह दंश बहुत देर तक मेरे मन को सालता रहा था। लेकिन गोगी बेचारे को इस अनर्थ का कुछ भी पता नहीं था।
2 दिन बाद ही वह प्लास्टिक की खूबसूरत थैलियों में ऊन लेकर आ धमका। मुझे मालूम था गौरी अब ऊन की ओर झांकेगी भी नहीं, पर खुशी से फूला उसका चेहरा देखकर मना नहीं करते बना। वह हर 2 दिन के बाद आकर पूछता, दीदी मेरा स्वेटर बन गया? जवाब मुझे ही देना पड़ता, बेटे दीदी की परीक्षा आ रही है ना, जरा पढ़ाई में लगी है, परीक्षा हो जाएगी ना फिर देखना, बस शुरू करने भर की ही देर है। वैसे गौरी ने मुझसे साफ साफ कह दिया था, अम्मा तुमने ऊन रखवाई है, तुम ही बुनकर देना। वह और चिन्मय दोनों गोगी से बहुत ही रूखी तरह से पेश आने लगे थे। बस मेरा डर था, नहीं तो शायद दुत्कारी देते वे लोग उसको। अपमान की कचोट तो मैंने भी अनुभव की थी, पर ठंडे दिमाग से सोचने पर यही मन में आया था कि गोगी की मम्मी का क्या दोष था। समझ में तो उन्होंने ठीक ही कहा था, लेकिन बच्चों को यह कौन समझाए। बड़े दिन की छुट्टियां चल रही थी। बच्चे घर पर कैरम की बाजी जमा कर बैठे थे। मैं आंगन में धूप में बैठी मटर की फलियां छील रही थी। एकाएक उन लोगों ने बोर्ड उठाकर रख दिया और दोनों अपनी अपनी किताबें लेकर बैठ गए। समझ गई कि अनचाहे अतिथि को बहकाने के ये तरीके हैं। यह अनचाहा आगंतुक और कोई नहीं, गोगी ही था। दोनों को पढ़ते देखकर वह सीधा मेरे पास आकर बैठ गया और फलियां छिलवाने लगा। साथ में उसकी प्यारी प्यारी बातें भी चल रही थी। फिर बीच ही में अपनी बात रोककर बोला, आप फलियों के छिलके डलिया में क्यों रख रही है? क्या इनकी भी सब्जी बनेगी? ना बेटे, पड़ोस में पंडित जी है ना, उनके यहाँ गाय है, उसी को खिलाएंगे। जमीन पर रख देंगे तो गंदी ना हो जाएंगी? आंटी, मैं जाऊंगा गाय को खिलाने, मुझे डर नहीं लगता। अच्छा, तुम्हारे यहाँ भी गाय होगी? नहीं, हमारे दादाजी के यहाँ 2 भैंसे हैं और एक बकरी भी है। बकरी का बच्चा इतना छोटा सा है, मैं तो उसे गोद में भी ले लेता हूँ। तुम लोग यहाँ भी कोई गाय क्यों नहीं रख लेते? पीछे कितनी तो जगह पड़ी है, अच्छा और शुद्ध दूध मिला करेगा। दादाजी तो कितना कहते हैं, पर मम्मी को अच्छा नहीं लगता, कहती है बास आती है। कोई भी जानवर रखो, थोड़ी बहुत बास तो आती है। सामने वाले चोपड़ा साहब को देखती हूँ, कुत्ते को लेकर कितने परेशानी उठानी पड़ती उन्हें। अच्छा गोगी, तुम्हारे यहाँ कोई कुत्ता नहीं है? मैंने पूछा। बंगले वालों के यहाँ कुत्ता और आया, ये 2 जीव जैसे जरूरी हो गए हैं। लेकिन मेरे सहज भाव से पूछे गए प्रश्न पर गोगी अचानक उदास हो गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें छलक आई। धीरे से बोला, आंटी मेरा एक इतना अच्छा कुत्ता था। अच्छा, उसका नाम मिग था। मिग जानती है ना आप क्या होता है? वह भी वैसे ही सरपट दौड़ता था और उसने अपने दोनों हाथ हवाई जहाज की तरह हवा में फैला दिए। तो अब तुम्हारा मेघ कहाँ गया? मर गया? मरा नहीं। फिर? मार डाला। साले किशन सिंह के बच्चे ने उसे मार डाला। उसकी आंखों में अब आंसू के स्थान पर चिंगारियां थी। उसका आवेश देखकर मैं उसे डांट भी न सकी। मार डाला? क्यों भला? बस एक दिन किशन सिंह को काट खाया था। बस गधे ने पापा से कह दिया कि पागल हो गया है। पापा ने पता नहीं क्या दवाई दे दी, उसे पेड़े में मिलाकर उसने मेघ को खिला दी। बस बेचारा वहीं खत्म हो गया। जमादार आया, उसे टांगों से घसीट कर ले गया। किशन सिंह साले को कभी इतना मारूंगा ना। और उसकी मुट्ठियां भिज गई। गोरा गुलाबी चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया। मैंने उसे पुचकारते हुए कहा, कितनी बार समझाया बेटे, अच्छे बच्चे ऐसी गंदी बात नहीं करते। उसका आवेश एकदम ठंडा हो गया। वह सुबकने लगा। सुबकते हुए बोला, आंटी मैं इतना प्यारा, इतना सीधा था, कभी भी किसी को काटता नहीं था। किशन सिंह ने उसे छेड़ा होगा, तभी उसने काटा था। नीना के मुंह में उंगली दो तो वह भी काटती है, उसे भी मार डालो। नीना कौन? मेरी छोटी बहन। और एकाएक मेरी समझ में आ गया कि उसे अपनी छोटी बहन से इतना द्वेष क्यों है। क्यों वह भोला सा लड़का घर में वहशी और किसी हरकतें करता है। कितना अन्याय हुआ है उसके साथ। कितनी बड़ी गलतफहमी में डूबा वह अपने आसपास के वातावरण को, व्यक्तियों को कोसता रहा है। अब और मटर छीलना मुझसे नहीं हो सका। उसे गोद में भर लिया मैंने और कहा, गोगी अभी तुमने कहा ना
मेघ किसी को काटता नहीं था, बहुत सीधा था। जी। उसके काटने पर किशन सिंह को इंजेक्शन लगे थे ना। जी। तो इसी का मतलब है कि वह पागल हो गया था। अच्छे कुत्ते भी कभी कभी पागल हो जाते हैं। तुम्हारे पापा तो डॉक्टर हैं, वे तो ज्यादा जानते हैं हमसे। जानते हो, पागल कुत्ते का काटा आदमी भी पागल हो जाता है। तो उसे बांध कर रख देते, मार डालने की क्या जरूरत थी। उसकी आंखों में अब भी अविश्वास था, तिरस्कार था। गोगी, तुमने कभी पागल कुत्ते को देखा है? नहीं तो। हाय, इतनी बुरी दशा हो जाती है, प्यास से तड़प तड़प कर रह जाते हैं, पर पानी के पास जाते ही डर के मारे चीखने लगते हैं और दूर भागते हैं। इतनी बड़ी जीभ निकल आती है, काली काली सी, सारे बाल झड़ जाते हैं। आवाज इतनी भयानक हो जाती है, सुनकर लगता है कि कोई उनके गले पर छुरी चला रहा है। गोगी डर के मारे सिहर उठा, बड़ी बड़ी आंखें मुझ पर गड़ा कर बोला, आंटी, आपने कभी ऐसा कुत्ता देखा है? हाँ हाँ, मेरे पास ही एक कुत्ता था, सफेद झबरे बालों वाला। क्या नाम था उसका? भोलू। वह भी ऐसे ही अचानक पागल हो गया था। तब भी सबने सलाह दी थी कि इसे जहर दे दो, पर मैं ही राजी नहीं हुई। पर बाद में उसका तड़पना छटपटाना देखकर लगा, इससे तो इसे मार डालते तो ठीक था। उसकी चीखों से कान फट जाते थे, पर कुछ करते भी नहीं बनता था। पास जाते सबको डर लगता था उसके। फिर फिर क्या, पड़ोस में एक थानेदार साहब रहते थे, उनके पास गए। उन्होंने गोली से उसे मार डाला, तब जाकर उसके कष्टों का अंत हुआ। मैंने तो तब से कसम खा ली कि अब घर में कभी कुत्ता नहीं पालूंगी। बाद में बहुत दुख होता है। थोड़ी देर आंगन में चुप्पी छाई रही, फिर वही धीरे से बोला, आंटी, आपको भोलू की बहुत याद आती है? बहुत याद आती है बेटा, मुझे भी अपना मिग बहुत याद आता है। वह धीरे से उठकर कब चला गया, पता ही नहीं चला। मैं वहीं उदास बनी बैठी रही। गौरी जब पास आई तो मैं चौंकी। ये कौन से भोलू की बात सुना रही थी अम्मा तुम? हमें तो याद ही नहीं आता। याद आएगा कहाँ से, मैंने कभी कोई कुत्ता पाला ही नहीं। वह तो यूं ही मैं उसे बहला रही थी। झूठ मत बोलो अम्मा, तुम्हारे झर झर आंसू गिर रहे थे, जिन्होंने जैसे मेरी चोरी पकड़ते हुए कहा। सच? मैंने अपनी आंखें छुई, सचमुच अभी तक गीली थी। सच कहूँ बेटा, लड़के पर दया सी आ गई थी। इतना छोटा सा है और कितना बड़ा दुख मन में छिपाए बैठा है। भला उसकी उम्र है इतना सब झेलने की? एक तो उसकी नजरों के सामने यह सब कांड करने की जरूरत ही नहीं थी, और अब घर में किसी को फुर्सत नहीं है कि कोई दो घड़ी पास बैठकर उसे प्यार से समझाए। मेरे बच्चे भी मेरी तरह उदास हो गए थे। रात में गौरी ने पूछा, अम्मा, वह ऊन कहाँ रख दी तुमने? स्वेटर शुरू कर दूं गोगी का? नहीं तो ठंड यूं ही बीत जाएगी। तो मित्रों, अभी हमने सुनी कहानी छोटा सा मन बड़ा सा दुख, मालती जोशी द्वारा लिखी हुई कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी कहानी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ दोबारा जल्दी से बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।